आज 11th इंटरनेशनल योगा डे है, यानी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योगा एक्चुअली इंडिया ने दिया है, भारत ने दिया है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि आज एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा वेन्यूज़ पे वर्ल्ड वाइड आज योगा हुआ है और इसमें करोड़ों इंसानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो एक धरोहर थी, योग का मतलब होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से, दिलों को दिल से और पूरी बॉडी को एक संयुक्त रूप से जोड़ना, वो योग होता है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको फिट रहना, जैसे हम जिम जाते बाकी चीज़ करते हैं, बॉडी तो बन जाती है। एक्चुअली हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको योग करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें आप सूक्ष्म योग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये भ्रामरी ये सब, भस्त्रिका। और थोड़ा सा हठ योग है, वो आपकी बॉडी को भी फ्लेक्सिबल करेगा, ठीक करेगा। जैसे सूर्य नमस्कार है, या फिर चक्रासन है, धनुरासन है, फिर सर्पासन है, तो हल आसन है, शीर्षासन है, तो फिर वो ढेर सारे वो हैं। तो आप ये कर सकते हो मिश्रण इनका। और मैं कहूँगा कि पहले योगा को थोड़ा कम करते थे, पर कोविड के बाद योग बहुत सीरियसली तरीके सब ले रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस कॉमन है आजकल, तो आप योगा के जरिए प्रेशर से कैसे कोप अप कर सकते हैं, बताएं। देखिए, खाली फिल्म इंडस्ट्री नहीं, आजकल स्ट्रेस हर जगह है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉरपोरेट है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, इवन आपका न्यूज़ का वो है, तो हर जगह स्ट्रेस है। तो क्या है कि अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, मैं बताऊं कि अगर आप दिन में 5 मिनट शांत होकर चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ, सिर्फ अपने सांस पे ध्यान दो, हल्के हल्के, तो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के लिए, जैसे मोबाइल चार्ज होता है ना, तो आपको कम से कम वो 8 से 10 घंटे के लिए चार्ज कर देगा। 10 मिनट बैठ गए तो आप पूरा दिन के लिए चार्ज हो गए। और एक दिन फास्ट करो, फास्ट किसका, खाने का नहीं, गैजेट का फास्ट करो। एक दिन ही होता है, हाफ डे करो, तो आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। और सोने जब उठते हो ना, सो के, तो कम से कम आधे से 1 घंटा मौन व्रत रखो। मतलब दिनचर्या बेसिक करो, उसको ऊपर वाले को, परमात्मा को, भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जिसको 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 आप मानते हो, उसको धन्यवाद दो कि भाई एक दिन और दे दिया। ऐसे धीरे धीरे चीज़ें करके आप इससे स्ट्रेस से पार पा सकते हैं। और आजकल तो क्या है कि पहले इंसान काम बहुत करते थे, तन घूमता था तो मन शांत रहता था। अब मन घूमता है, तन अशांत रहता है। बहुत से बोले कि भैया ये डाइट फॉलो कर लो, ये डाइट फॉलो कर लो, इतना प्रोटीन खा लो, ये विटामिन खा लो, ये कर लो, इसके बाद खाना मत खाओ। वो सब दुकानदारी चला रहे हैं। वो इतना स्ट्रेस है, आम आदमी का फ़ायदा उठा रहे हैं, आम इंसान का। मैं कह रहा हूँ कि भैया आप पसीना निकालो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी खाओ। मैं बहुत मीठा खाता हूँ, रोटियाँ खाता हूँ, दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, जो मिलता घर का वो खाता हूँ। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिट रहता हूँ। और खुश होकर अगर आप सूखी रोटी प्याज भी खाते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ संसार का सबसे बेहतरीन खाना खा रहे हैं, सबसे बेहतरीन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सबको कर रहे हैं। सर किसी टफ फेज में योगा ने आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प किया है? मुझे एक बहुत भयंकर बीमारी थी, उसका नाम था रूमेटिक अर्थराइटिस। तो उसमें मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी कि नहीं, मेरा बेटा रेसलर बनेगा, पहलवान बनेगा। और वो अफर्मेशन, वो मेडिटेशन, वो योगा, वहाँ से आज तक मैं हर जगह बहुत रिजेक्ट हुआ हूँ। तो मगर मेरी विल पावर, ये सारी इच्छा क्या है कि मेरी जो मानसिक शक्ति है शारीरिक के साथ साथ, वो योग, प्राणायाम, मेडिटेशन की वजह से ज़्यादा है। और आई डोंट बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन नेचर। सर गवर्नमेंट का मेंटल वेलनेस को लेकर क्या विजन है, क्या योग उसमें कोई रोल प्ले करता है? बिल्कुल, देखिए अब क्या है कि सरकार ने फिट इंडिया स्टार्ट किया। मैं 2021 से फिट इंडिया के साथ हूँ। तो पहले लाखों इंसान होते थे, कुछ चंद लाख, अब करोड़ों इंसान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सरकार तो क्या है कि मुहिम और सारी चीज़ चला ही रही है। वो एक जन आंदोलन तब बनेगा जब हम सब उसमें भागीदारी करेंगे, हम सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो भैया सरकार करना भी फिर एक वो सही मायने में सार्थक हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ एक टैबू टॉपिक रहा है, तो आपके हिसाब से योगा का स्टिग्मा
को तोड़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए भैया, अगर आपका तन स्वस्थ है ना, तो आपका दिमाग परेशान रह नहीं सकता, और अगर आपका दिमाग स्वस्थ है तो तन परेशान नहीं रह सकता। तो ये दोनों ना एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप योग प्राणायाम करोगे तो आपका माइंड स्वस्थ रहेगा, आपकी बॉडी स्वस्थ होगी, तो आप मेंटल हेल्थ से या बाकी स्ट्रेस से, बाकी एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, इनसे आप बाहर आ सकते हैं, इनसे ठीक हो सकते हैं। सर, आप पहले इंडियन एमएमए फाइटर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं। उस फाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? अब मुझे 30 साल हो गए रेसलिंग करते हुए, मुझे मौका मिलता है, मैं खेल लेता हूँ। अब मैं फर्स्ट मेल इंडियन रेसलर हूँ जिसने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया, और इस एज में एमएमए करने वाला तो वर्ल्ड का ही पहला इंसान हूँ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है 20s का, मैं 40s में जाकर कर रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ खेलता हूँ, शायद उनके फादर मेरे साथ खेलते होंगे, कोई मेरे से 18 साल छोटा होता है, कोई 19 साल छोटा होता है, तो प्रेशर तो होता है, मगर एक ये अनुभव वन ऑफ द बेस्ट है। और मेरा अब जो खेलना, मेरा ये खेल जीतने हारने के लिए नहीं है, मेरा खेलना उन सब बच्चों के लिए जिनकी आंखों में खेल का सपना है। जब मैं 40s में कर सकता हूँ, दे कैन डू इन 20, दे कैन डू इन 20s 30s। और मैं एक बात मानता हूँ कि भैया, चैम्पियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है। चैम्पियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है। बस ज़िंदगी में लगातार कोशिश करो भैया, ले कुछ जाना है नहीं। जब हम पैदा होते हैं, पहला कपड़ा लंगोट होता है, उसमें जेब नहीं होती, आखिरी कपड़ा कफन होता है, उसमें जेब नहीं होती। जब छोड़ के यहीं जाना, सारी चीज़ यहीं करनी है, तो हम सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, मगर पहुंचना कहीं है ही नहीं। सर, महेश भट्ट जी के साथ आपका कैसा रिश्ता रहा है और कोई इंटरेस्टिंग याद शेयर करना चाहेंगे? ये भट्ट साहब बड़े कमाल के इंसान। मैंने उनके साथ एक गाना किया था, और उस गाने में क्या करना था कि एक मैं वो म्यूजिशियन बना हुआ जो गिटार में वो वन ऑफ द बेस्ट होता है। तो और उसकी स्टोरी क्या थी कि भैया, वो लड़की उससे प्यार करती है, उसके पैसे के लिए फिर छोड़ के चली जाती है। तो मैं गिटार, मुझे पकड़ना नहीं आता था। एक रेसलर गिटार क्या मतलब, वो मैंने रात में बताया उन्होंने, और मैंने उसको सुबह तक मैं सोया नहीं, काम चलाओ बजा रहा था उसको, मतलब वो तो खाली पकड़ना था। फिर एक फिल्म करने वाले थे हम, गॉड ऑफ क्रिकेट, तो वो अनाउंस हुआ, किसी कारण से हो नहीं पाई। मगर भट्ट साहब ने एक बार मुझे एक बात बोली कि यार, मर्द होता ना, वो औरत को छूता भी नहीं, वो देखता काम हो जाता है। तो मैंने कहा जी, इमरान हाशमी तो मर्द, आपकी फिल्में करता हो तो मतलब, बोला नहीं, वो डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, आप तो सिर्फ देखोगे ना तो उसी में हो जाएगा, बस देखने का अंदाज ऐसा कर लो। तो उनसे मैंने बहुत सीखा। ही इज़ सही मायने में वो अपनी तरह के सिनेमा के लेजेंड हैं। तो प्रकाश झा के साथ भी आपकी केमिस्ट्री काफी अच्छी रही, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने यार, भी फिल्म में दिखाया भी है। यार प्रकाश झा साहब के साथ मैं आश्रम जो कर रहे थे, तो मैं उनकी रेसलिंग सुपरवाइज कर रहा था, तो मुलाकात रही। अब तो वो मेंटर कम दोस्त बन गए हैं, और बहुत डिसिप्लिन इंसान हैं। सुबह 5 बजे उठेंगे, 1-1.5-2 घंटा वर्कआउट करेंगे, उसके बाद पूरा दिन शूटिंग में करेंगे, शाम को कैमरा ऑफ कर देंगे। बहुत डिसिप्लिन इंसान, उनसे सीख सकते हैं कि भाई कैसे एक इंसान सरल रह के कितना बेहतर कर सकता है। वो शूट करेंगे, आपको लगेगा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शूट कर रहे हैं, जब वो निकल के बाहर आएगा तो पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। तो उनसे मैंने बहुत सीखा, बहुत तो चीज़ें कर रहे हैं। अब आगे उनके साथ बहुत काम करेंगे, परमात्मा ने चाहता। सर, आपके स्ट्रगल और सक्सेस से यूथ क्या सीख सकते हैं? देखिए, सही मायने में मैं मानता हूँ कि मेरा स्ट्रगल अब स्टार्ट हुआ है। जब आपको 2 आदमी जानने पहचान लग जाते हैं, फिर आप कितना आगे जाते हैं वो आपके ऊपर है। मगर मेरी ज़िंदगी का एक मोटो है, जो मेरे को टैलेंट है नहीं, कि आई नेवर एवर गिव अप, कि भाई ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, जब जागो तब सवेरा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, याद रखना, कोई ताला बगैर चाबी के नहीं बनता। कोई ताला बना तो उसकी चाबी ज़रूर होगी, और ताले के 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो हम चाबी से खोलें, एक हथौड़े से खोलें। ताला दोनों से खुलेगा, मगर चाबी से फिर बार बार खोल सकते हैं, और हथौड़े से सिर्फ ताला एक बार में ही टूट जाएगा, मतलब दोबारा फिर बंद नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी भी वही है, प्रयास करो, कोई ऐसा डिसीजन मत लो, ऐसा थोड़ा मत मारो कि भैया आप दोबारा चीज़ करने के वो ना रहो। और हारना, हार जीत कोई है ही नहीं। मेरा मानना ये है कि मेरी कोई हार जीत होती ही नहीं। मेरा मान सम्मान अपमान में उस पर ध्यान नहीं देता। सम्मान होता है हमारे ओहदे का, पद का, और अपमान होता है हमारी परिस्थिति का। तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं दो, आप अपना काम करते रहो। सर, आप रियलिटी शो में भाग ले चुके हैं, और रियलिटी शो आपके लिए, आपके हिसाब से आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो इमेज है एक रेसलर की, और रियलिटी शोज कितना फिट बैठता है आपके उसमें, और आप जो है रियलिटी शोज करके कितना एंजॉय करते हो? मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए इंडिया के। मेरे ख्याल से निकिता रावल के साथ भी कुछ reality मैं एक होस्ट कर रहा हूँ उनके साथ में, मतलब एक जज बन के जा रहा हूँ एक एपिसोड में। तो
मैंने बिग बॉस से लेके, सर्वाइवर से लेके, वेलकम से लेके, आइस रो ट्रैकर से लेके, डांस के शो से लेके ढेर सारे रियलिटी शोज़ करने का मुझे मौका मिला। मगर मैं कहूँगा कि रियलिटी शो भी अच्छा है, बस आप जैसे इंसान हो ना वैसे ही बने रहो, तो आप कहीं चले जाओ। कहते हैं ना कि आजकल लोग क्या करते हैं कि जैसे मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कोवा भला तन मन एक ही रंग। कि भैया हमारा मन में तो कुछ चल रहा है, हम बाहर से चमकते रहेंगे, सफ़ेद कपड़े पहन लेंगे, तो हम बुगले जैसे हैं। बुगला मछली उठा उठा खाता रहता है, उससे तो कौवा अच्छा है बेचारा, वो काला है, काँव काँव करता है, कम से कम एक तो है ना। तो भैया अगर आप अंदर से जैसे इंसान हो ना, वो कहते कि ज़माना चाहे भले ही रिकॉर्डिंग का हो या स्क्रीन शॉट का हो या वीडियो का हो, अगर भैया आपका चरित्र अगर पवित्र है ना, तो कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो चाहे मैं रियलिटी शो में जाऊँ, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं जैसा इंसान हूँ तो मुझे फ़ायदा ही होता है। तो योगा की बात की जाए तो योगा पर्सनल उसमें, क्योंकि आपकी वाइफ पायल जी भी बहुत फिट रहती हैं सर, तो पर्सनली आप लोग को पर्सनल लाइफ में कितना बेनिफिट करता है सर योगा? भैया पर्सनल लाइफ में हम देखो, हम 40s में दोनों, हम लगते हैं ऐसे जैसे 20s में हैं। और पर्सनल लाइफ में क्या होता है, योगा करके हमारा दिन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। पायल जी को मैं योगा में लेके आया था, आज वो मेरे से ज़्यादा योगा करते हैं। तो हम दिल जल्दी स्टार्ट करके हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। और हमारी शाम थोड़ी जल्दी हो जाती है, थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, मैं फिर भी 11 बज जाते हैं। तो इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत सुचारू रूप से कर दिया कि भाई हमें कोई ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा लग्जरी की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत बेसिक पे भी रह सकते हैं और उस कंफर्ट में भी रह सकते हैं। तो ये योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ने ये सब बनाया है। सर लास्टली आपकी क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, और मतलब कि हम आपको और जल्द से जल्द कहाँ देख सकते हैं? जल्द से जल्द भैया हम एक शो लेके आ रहे हैं, आप उसमें आप हमें देख सकते हैं। दूसरा मैं एक लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा रोल है उसमें। तो मुझे लगता है कि वो फिल्म बहुत अच्छी होगी और देख सकते हैं उसको। अगर कुछ बता सकते हैं उसके बारे में उसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने एक NDA साइन किया है, मगर फिल्म बहुत कमाल की और डायरेक्टर बहुत लेजेंड है। उसकी फिल्म ने मतलब बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत बिजनेस किया है। सर लास्टली एक चीज़ ये थी कि मतलब रिसेंटली एयर इंडिया हादसा हुआ सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? आपका दुखद था वो, आप कुछ? देखिए ये एयर इंडिया हादसा वाकई बहुत दुखद था, मगर मैं कह रहा हूँ कि भैया जैसे एयर इंडिया के कई विमान थे, जैसे उनका टाटा साहब तो बहुत रिस्पेक्टेड थे, वो तो लेजेंड हैं, आज भी हैं, उनकी मेमोरीज आज हैं, उनके अच्छे कार्य आज हैं। तो उनके जो CEO थे, कुछ वो थे ना, तो मैं बाद में पढ़ रहा था कि भाई विलियम कैम्बल था या बाकी और थे, उनको काफ़ी लेटर लिखे गए, काफ़ी चीज़ की गई, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। अपनी ईगो के कारण लगाओ या DGCA को नोटिस भेजा, DGCA और वो भी ऐसे ही कुछ करते रहे। मेरा मानना ये है कि भैया अगर आप अपना व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए कुछ काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप देश के दुश्मन हैं। मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। अगर आप देश के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या भैया, फिर तो पशु अच्छा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर जेन्युइनली इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और ये प्लेन कोई पुराना थोड़ी था, टर्की से हम उसको ठीक करवा रहे, 2013 का ही प्लेन था, 2013 का, और टर्की कंपनी ठेका दे रहा, जबकि इंडिया में कितना वो है करने का, अपने देश में कितने कर सकते हैं। तो ये चल रहा था ना, मतलब घोटाला गड़बड़ क्या चल रहा था, इसकी एक पूरी जांच होनी चाहिए। और मुझे बहुत सांत्वना है, क्योंकि एक इंसान बाकी दुनिया के लिए एक इंसान, मगर अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। तो भैया बहुत सांत्वना। इतने उसमें 22 तो ऐसे थे बेचारे जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रहे थे, और कई फैमिली थी इसमें, ex-CM थे रूपाणी जी और बाकी और थे। मतलब बहुत, ये इस सदी का सबसे बड़ा हादसा है, मतलब पिछले 20-25 साल में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सर एक और मुद्दा लाइमलाइट में आ रहा है कि मतलब हिंदी लैंग्वेज को लेके लोग कह रहे हैं कि भैया हिंदी लैंग्वेज जो स्कूल में पढ़ाई जाती है पहले ऑफिशियल लैंग्वेज थी, अब जो है उसको उठा के जो है मराठी लैंग्वेज करो या फिर ऐसे किया जा रहा है। देखिए जो ये लैंग्वेज पे कर रहे हैं ना, सब अपना वोट बना रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं। यहाँ पे मैं इन्हें खुश कर लूँ, वहाँ पे खुश कर लूँ। अरे यार हिंदी है तभी तो हम जुड़े हुए हैं ना। इंग्लिश तो अंग्रेजों लैंग्वेज है, उसको आप सेकंड लैंग्वेज बना रहे हो, सेकंड हिंदी को बनाओ। पहले अपनी मदर टंग बना लो, दूसरी हिंदी को बनाओ सेकंड लैंग्वेज। बाहर किसी कंट्री में जाते हो सब अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, एक लैंग्वेज सबकी सेम होती है, फिर बाकी रीजनल हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे कहेंगे मराठी, वहाँ पे कहेंगे गुजराती, वहाँ पे कहेंगे पंजाबी, वहाँ पे कहेंगे हरियाणवी, अच्छी बात है, एक रखो। मगर हिंदी तो सब रखो ना यार। हिंदी उर्दू ये सब ये चलती थी हमारे इधर। तो क्या है कि माँ तो माँ ही होती है,
आपकी मदर टंग रखो, जो जहाँ से आप आए हो, बिहार से आए हो, आप हरियाणा से आए हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप गुजरात से हो, पंजाब से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, मगर हिंदी तो भैया मेन भाषा होनी चाहिए। हिंदी को बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई हिंदी को दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, चौथी भाषा। मैं पढ़ता रहता हूँ, ढेर सारे पॉलिटिशियन ढेर सारे अपने अपने विचार रखते हैं। देखो मैं तो हर दूर हूँ इनसे, क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि भाई मैं किस तरीके से क्या बेहतर कर सकता हूँ। और आजकल तो मैं बहुत सदमे में हूँ यार, मैं देख रहा हूँ कि आगे देश कैसे चलेगा। सारे बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो देश को अच्छे नेता, अच्छे प्रवचन देने वाले, ये सब कैसे मिलेंगे फिर? सर मतलब अच्छा एजुकेशन करेंगे तो भी अच्छे नेता बन पाएंगे सर। हाँ, अगर वो अच्छे एजुकेशन करें, समझदार हो जाएंगे, फिर वो ऐसी बात ही नहीं करेंगे हिंदी दूसरी भाषा होनी चाहिए, तीसरी होनी चाहिए, या ये होना चाहिए और जो होना चाहिए, मतलब देश एक्चुअली सुधर जाएगा। तो सही एजुकेशन ही बहुत मायने रखती है। और देश है ना, देश सरकार से नहीं चलता, देश संस्कार से चलता है। अपने बच्चों को वैल्यूज़ दो। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, पहले अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ। वो एक क्राइटेरिया है देश को आगे लेके जाने का। चाहे आपका बच्चा नेता बने, चाहे अभिनेता बने, चाहे खिलाड़ी बने, चाहे बिजनेसमैन बने, चाहे वो सोशलिस्ट बने, वो न्यूज़ में आए, किसी में भी आए, पहले एक अच्छा इंसान बनाओ। और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, साधारण बनने के लिए बड़ा साधारण बनना पड़ता है भैया। एक संत बनने में और होने में बड़ा फ़र्क है, फ़कीर बनने में और होने में बड़ा फ़र्क है। आपने कपड़े पहन लिए तो भैया उस जैसे बन गए, होने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो नेताओं को भी मैं ये कहूँगा कि भैया आप एक्चुअली लीडर बनो, पॉलिटिशियन मत बनो। पॉलिटिशियन क्या होता है, चुनाव जीता दूसरे ही सोचता है। लीडर क्या होता है, चुनाव जीते नेक्स्ट जनरेशन की सोचते हैं। तो देश के लिए सोचो, तो देश आगे जाएगा। पहली तो एक्चुअली माँ जिसको हम बोलते धरती माँ है ना, तो भैया उसके लिए तो वफादार रहो।